प्यारे बच्चों नमस्कार। हम अपना दूसरा वीडियो लेक्चर चालू कर रहे हैं जनरल एग्रीकल्चर पर। उम्मीद है आपने पहला लेक्चर ठीक से याद कर लिया होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द इंस्टीट्यूट IRI एंड अबाउट ICAR एंड सम टर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, हम आज बात करेंगे IRI के बारे में, ICAR के बारे में और टर्म्स और उनका इवोल्यूशन की कौन सी टर्म किस लैंग्वेज से आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट हम देख रहे हैं। टिलिंग ऑफ सॉइल और इन अनदर वर्ड कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। सिंपली अगर हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पता करेंगे तो क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सोइल। अब एग्रीकल्चर इससे आगे बढ़ गया है। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ सोइल बाय रेजिंग क्रॉप्स एंड इट आल्सो इंक्लूड्स मेनी अदर अलाइड इंटरप्राइजेस। अब एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें जुड़ गई है, जैसे रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ऐसे कई सारी चीजें अब एग्रीकल्चर में जुड़ गई है। तो एग्रीकल्चर इज नाउ ए ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन अलोंग विथ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा। अब एग्रीकल्चर का मतलब हो गया है कि फसल उत्पादन, पशुपालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन आदि, ये सभी जो क्रियाएं हम कर रहे हैं वो सब भी किस में आ रही है? अब एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, यानी एग्रीकल्चर जो है, ये जो शब्द है ये 2 लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। वे 2 लैटिन भाषा के शब्द क्या क्या है आगे देखते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर 2 शब्दों से बना है। किन 2 शब्दों से बना है? एगर और कल्चरा। एगर और एग्रिक, या और प्लस कौन है? कल्चरा। तो एगर या एग्रिक का मतलब क्या है? सोइल। एगर या एग्रिक का मतलब क्या है? सोइल। और कल्चरा का मतलब क्या है? कल्टीवेशन। यानी मृदा का कल्टीवेशन ही क्या कहलाया? एग्रीकल्चर, है ना। एग्रिक, एगर। अब अपन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एग्रीकल्चर किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो एगर प्लस कल्चरा। और किस भाषा से बना है? किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। और एगर का मतलब क्या हुआ? सोइल। और कल्चरा का मतलब क्या हुआ? कल्टीवेशन। तो हमें जवाब दे देना है कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब होता है सोइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब एक चीज और देखते हैं हम। टिलिंग, और एक वर्ड आया था टिलिंग, टिलिंग ऑफ सोइल, है ना। टिलिंग ऑफ सोइल, तो टिलिंग मतलब मृदा की जुताई। अब टिलिंग से एक वर्ड आता है टिल्थ। टिल्थ हमें याद रखना है। टिल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टिल्थ क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड टिल्थ। यानी मृदा का वह भौतिक गुण जिसकी वजह से मृदा में फसलों का उत्पादन संभव है, क्या कहलाता है? टिल्थ कहलाता है। टिल्थ के बारे में हमेशा ध्यान रखना है। तो जितनी अच्छी टिल्थ होगी उतनी अच्छी जो है क्रॉप उगेगी। ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक जो फैक्टर है ये टिल्थ भी है। तो क्या हमें याद रखना है? क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टिल्थ? टिल्थ इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। टिल्थ क्या है? टिल्थ मृदा का भौतिक गुण है। ठीक है। अच्छी टिल्थ होगी तो फसल उत्पादन भी अच्छा होगा। अच्छी टिल्थ के लिए क्या करें? अच्छी टिल्थ के लिए हमें फील्ड कैपेसिटी पर जुताई करनी चाहिए। फील्ड कैपेसिटी पर अगर हम जुताई करेंगे तो क्या होगा? अच्छी टिल्थ होगी, और अच्छी टिल्थ होगी तो फसल उत्पादन भी अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस एग्रीकल्चर इज इन आर्ट एंड साइंस बोथ इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ सोइल। देखो एक बहुत ही अच्छी चीज आई है। एक क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर आर्ट भी है और साइंस भी है। तो ये आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है, ये हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। आर्ट देखो, आर्ट के लिए देखते हैं हम। तो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन इमेजिनेशन है, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है ना। इस वजह से ये क्या हो गया? आर्ट। साइंस क्यों है? जितनी भी टेक्नोलॉजी, अभी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं वो सब भी इंक्लूड है एग्रीकल्चर में। तो ये क्या हो गया? साइंस।
तो आर्ट इसलिए है क्योंकि ह्यूमन इनोवेशन इसमें शामिल है, ह्यूमन की एक्टिविटीज इसमें शामिल है, और साइंस इसलिए हो गया क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है। तो अगर हमसे कोई पूछता है एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर आर्ट भी है और उसके साथ साथ साइंस भी। बोथ इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ सोइल। एग्रीकल्चर में हम जो है मृदा के साथ जो मानव की भौतिक जो क्रियाएं मानव करता है जिससे कि फसल उत्पादन होता है, वो सब किसमें आता है, एग्रीकल्चर में। आगे बढ़ते हैं। Discovery and use of iron revolutionized the agriculture to fulfill the needs of raising population and amidst desires। मतलब क्या हुआ, देखो यूज ऑफ आयरन, डिस्कवरी एंड यूज ऑफ आयरन, बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि लोहे के आविष्कार और कृषि में उसके उपयोग से जो है खेती को और कृषि को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो हमें याद रखना है कि किसके आविष्कार से खेती को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो लोहे के आविष्कार और लोहे के उपयोग से। कैसे, लोहे से अलग अलग यंत्र बनने लगे जिससे कृषि में फायदा हुआ, है ना। तो डिस्कवरी एंड यूज ऑफ आयरन रिवोल्यूशनाइज्ड द एग्रीकल्चर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ रेजिंग पॉपुलेशन। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए, खाद्यान्न की पूर्ति के लिए लोहे की खोज से एग्रीकल्चर में बहुत फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड दैट ड्यू टू लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सोइल वाज स्टार्टेड टू बी डिमिनाइज्ड। मतलब बाद में ये पता चला कि ज्यादा जो है, ज्यादा हम जब कल्टीवेशन, ज्यादा मैनेजमेंट अगर ठीक से हम नहीं कर पा रहे हैं सोइल का, तो उससे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो घट रही है। तो हमारे पास एक नया साइंस डेवलप हुआ, उसलिए उसको हम क्या नाम देंगे, एग्रोनोमी। तो एग्रोनोमी मैनेजमेंट ऑफ सोइल से निकल कर आया है। मैनेजमेंट ऑफ सोइल ठीक से नहीं हो रहा था, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, इस वजह से हम जो एग्रोनोमी साइंस की ओर बढ़े। तो एग्रोनोमी क्या है देखते हैं। देयरफॉर agriculturist had to study the management of field as well as principles and practices of crop production, thus the term agronomy came into existence, है ना। क्या हुआ, एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट थे उन्हें इन चीजों पर ध्यान दिया, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि फसल उत्पादन के लिए हम क्या क्या अच्छी नई नई प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और क्या क्या सिद्धांत हमें अपनाने चाहिए। और इस टर्म को लेकर वो किस पर आ गए, एग्रोनोमी पर। तो एग्रोनोमी पर पढ़ते हैं। एग्रोनोमी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। देखिए आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और एग्रोनोमी कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी नोमी और लॉजी वाले वर्ड होते हैं वो किस भाषा से निकल कर आए हैं, ग्रीक भाषा से। क्या याद रखना है, नोमी और लॉजी वाले कहाँ से आते हैं, ग्रीक भाषा से। इसका एक एक्सेप्शन भी है बेटा, पोमोलॉजी। हम आगे डिस्कस करेंगे पोमोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो कल्चर वाले वर्ड है जिनके पीछे कल्चर लगा है, वो सब किस भाषा से आए हैं, लैटिन भाषा से आए हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है किस लैंग्वेज से कौन सा वर्ड इवोल्व हुआ है या डेराइव हुआ है। तो हमें याद रखना है एग्रोनोमी। एग्रोनोमी इज ए वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या है, फील्ड, और नोमोस का मतलब क्या है, एग्रोस का मतलब है फील्ड टू मैनेज। हाँ, तो एग्रोस का मतलब वही है फील्ड, और नोमोस का मतलब है टू मैनेज। तो हमें लर्न में ध्यान से ठीक से करना है। एग्रोनोमी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस, जिसमें एग्रोस का मतलब है फील्ड और नोमोस का मतलब है टू मैनेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्रोनोमी की परिभाषा देख लेते हैं। एग्रोनोमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस which deals with the management of field। देखो हमें इतना जरूरी याद रखना है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। एग्रोनोमी क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फील्ड मैनेजमेंट करते हैं ना, मेनली जो है खेत पर ध्यान देते हैं। कैसे, टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, ताकि हम देखो मृदा में कुछ बदलाव कर, ठीक है, मृदा में जैसे हम जुताई करते हैं, ठीक है, और क्रॉप को अच्छे से अच्छा वातावरण हम एग्रोनोमी में देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन हो सके। डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड एज वेल एज क्वालिटी। तो हम चाहते हैं कि एग्रोनोमी में क्या हो, हम अच्छे से फील्ड मैनेजमेंट करें ताकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए और ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास फसल का उत्पादन हो और साथ साथ क्वालिटी भी ठीक रहे। पीटर डिग्रेंजी आ गए। पीटर डिग्रेंजी के बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है पीटर डिग्रेंजी, है ना, कलेक्टेड मेनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू
एग्रोनॉमी इन हिज बुक ओपस रूरेलियम कामोदरम फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो देखो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एग्रोनॉमी के बारे में बताया, वो कौन थे? पीटर डिग्रेंजी। इन्होंने कई सारे लिटरेचर साहित्य को इकट्ठा किया और अपनी एक किताब बनाई। किताब का नाम क्या है? ओपस रूरेलियम कामोदरम। ठीक से याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखते हैं, ऊपर वाला रुला रहा है करोधरम, तो ऐसे भी याद रह जाता है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। हमें दो बातें यहाँ पर याद रखनी है। क्या क्या? पीटर डिग्रेंजी कौन है? तो ये है फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के पितामह। इनकी किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है ओपस रूरालियम कामोदरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेथ्रो टूल, जेथ्रो टूल बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनके बारे में बात करते हैं। Jethro Tull wrote a book named Horse Hoeing Husbandry, on which basis seed-drill and horse-drawn cultivator were developed. The word weed and zero tillage were also used firstly by Jethro Tull. Jethro Tull कौन है देखते हैं। Jethro Tull की किताब का नाम हमें याद रखना है। किताब का नाम क्या है? Horse Hoeing Husbandry। ठीक है, इन्हीं ने दो शब्द दिए, सीड-ड्रिल, horse-drawn cultivator। ठीक है, जीरो टीलेज शब्द भी इन्होंने दिया और टीलेज के पितामह भी यही है। फिर से दोहराते हैं। जेथ्रो टूल, जेथ्रो टूल की किताब का नाम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। सीड्रिल शब्द और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर शब्द, ये दोनों की इन्होंने दिया जेथ्रो टूल। जेथ्रो टूल ने सोइल का जो मैनिपुलेशन है, सोइल की जो टिलिंग है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उसके बारे में कई सारी बातें हमें बताई, इसलिए उन्हें फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टिलेज। दोहराते हैं, फादर ऑफ टिलेज कौन है? जेथ्रो टूल। फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्या कौन है? पीटर डिग्रेंजी। पीटर डिग्रेंजी की बुक क्या है? ओपस रूरालियम कामोदरम। और जेथ्रो टूल की बुक क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। जेथ्रो टूल में और भी चीजें याद रखने की है कि जेथ्रो टूल ने कौन से शब्द दिए? सीड्रिल, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर। और कौन सा शब्द दिया? वीड। और कौन सा शब्द दिया? जीरो टिलेज। और टिलेज के फादर भी कौन है? जेथ्रो टूल। आगे बढ़ते। In India, scientific cultivation has been started with the commercialization of sugarcane, cotton and tobacco. देखो, वैज्ञानिक जो खेती है वो कब चालू हुई? वैज्ञानिक मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ जब कमर्शलाइजेशन हुआ किन किन का? शुगर केन का, कॉटन का, टोबैको। कमर्शलाइजेशन से क्या है? जब फसल जो है, जो कोई भी किसान है, अगर वो फसल को उगाने के साथ साथ उसे बाजार में बेचता भी है तो वो क्या कहलाएगा? कमर्शलाइजेशन। तो जब शुगर केन, कॉटन, टोबैको, इन तीनों का व्यवसायीकरण हुआ, इन्हें फसल बाजार में बेचने लगा किसान, तो जो है साइंटिफिक कल्टीवेशन भारत में फिर जो है एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया। ऑन 27 अप्रैल 1871, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। ये सबसे पहला डिपार्टमेंट है बेटा जो चालू हुआ था। क्या है ये देखते हैं। ऑन 27 अप्रैल 1871 ए जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ Agriculture, Revenue and Commerce was established by Lord Mayo on the request of A.O. Hume। ये भी हमें याद रखना है। A.O. Hume की रिक्वेस्ट पर किसने? लॉर्ड मायो ने जो है एक जॉइंट डिपार्टमेंट खोला। कब खोला? पीछे चलते हैं, 1871 में। ज्वाइंट मतलब मिला हुआ, दो तीन चीजों का ये डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर का, रेवेन्यू का और कॉमर्स का। तो हमें याद रखना है, क्वेश्चन कैसा आएगा? ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो हमें ईयर बताना है, सन बताना है। सन कौन सा है? 1871। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड मेयो। किसने एस्टेब्लिश किया? लॉर्ड मेयो ने। और किसकी सलाह पर, किसकी रिक्वेस्ट पर? A.O. ह्यूम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Due to direction issued by Famine Commission 1880, separate Central Department of Agriculture was established in 1881। तो देखो पूरी कहानी अगर हम देखते हैं फिर से, तो ज्वाइंट डिपार्टमेंट कब बना हमारा? 1871। ठीक है, फिर फेमाइन कमीशन ने सजेस्ट किया। फेमाइन कमीशन कब बनी थी ये भी याद रखना हमें, 1880। मैं फेमाइन लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरी बात, सेपरेट डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का कब बना? 1881। पहले कौन सा बना था? ज्वाइंट डिपार्टमेंट। तो हमें याद रखना है
ज्वाइंट डिपार्टमेंट 1871 में और सेपरेट डिपार्टमेंट 1881 में। चलो आगे बढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है। अब थोड़ा और अपन देख लेते हैं, अच्छे से आराम से देख लेते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं हम? IARI, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, सबको पता है ना। IARI के बारे में देखते हैं। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने पहले भी बताया है, हमने सारे इंपीरियल को बदलकर काय में कर दिया है। जहां भी हमने इंपीरियल देखा हमने उसको क्या कर दिया है? हमने उसको कर दिया है इंडियन। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सारे जो इंस्टीट्यूट के नाम रखे थे वो इंपीरियल से रखे थे। आगे पढ़ते हैं। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905 एट पूसा एट द टाइम बंगाल बट प्रेजेंटली इन बिहार। ठीक है, तो याद करते हैं थोड़ा सा। IARI की स्थापना कब हुई ये हमें याद रख लेना है। सन कब हुई? 1905 में। कहाँ पर हुई? पूसा। पूसा पहले बंगाल में था, अब जो है वो प्रेजेंटली बिहार में है। ठीक है, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना है। अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन इन 1934 इट्स बिल्डिंग वर डैमेज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। Therefore, in 1936, IARI was transferred to Pusa Road, New Delhi. After the independence, the word imperial was substituted by Indian, and now it is called Indian Agriculture Research Institute. ठीक है, चलो लर्न कर लेते हैं IARI के बारे में। क्या क्या हम सीख चुके हैं? IARI का फुल फॉर्म पहले क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आजादी के बाद क्या हो गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब स्थापना हुई इसकी? 1905 में। कहां पर? बंगाल। पहले बंगाल था बेटा, वो अब बिहार है ना, ग्रेट बंगाल उसका डिवीजन हुआ, तो हमें याद रखना है बिहार में। 1934 में क्या हुआ? भूकंप आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? उसको कहां लेकर आ गए हम? 1936 में पूसा रोड, न्यू दिल्ली। ये बात हम कल भी सीख चुके थे। ठीक है, पर हम नई कुछ सीखते हैं कि इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? बी विश्वनाथ। क्या नाम बोला है मैंने? बी विश्वनाथ। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? A.K. सिंह। कौन है? A.K. सिंह। याद रखना है हमें। IARI was established in 1905 at Bihar due to earthquake. The building was damaged in 1934 और it is shifted at Pusa Road, New Delhi in 1936. First director was B. Vishwanath and present director was A.K. सिंह। ठीक है, इतना हम सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। In 1958, IARI was given the status of deemed university. Deemed university क्या होती है? Under the UGC। देखो UGC एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC एक संस्था है, इसके तहत जो है IARI को क्या मान लिया गया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी। आगे हम देखेंगे कि कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में है। ICAR की बात कर लेते हैं। ICAR बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। शुरुआत करते हैं। The Royal Commission on Agriculture was constituted in 1926 under the Viceroyalty of Lord Lingtho. After its recommendation, Imperial Council of Agriculture Research was established on 16th July 1929. क्या मतलब हुआ? ICAR को बनाने के लिए कौन सा कमीशन बना था? रॉयल कमीशन। याद रखना, ICAR किसकी सिफारिश पर बना? रॉयल कमीशन। ठीक है, कब रॉयल कमीशन कब बना था? 1926 में। ठीक है, किसके अंडर में? अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिंथो, है ना। तो इतना हमें याद, भले ना भी रहे तो हमें इतना से याद रखना है कि रॉयल कमीशन कब बना था? 1926 में। और उसने सिफारिश की थी, और सिफारिश करने पर हमने क्या बना लिया? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब कौन? ICAR। कब बना लिया? 16 जुलाई 1929। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 16 जुलाई 1929। इसको ICAR डे के रूप में भी मनाते हैं हम, 16 जुलाई को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ICAR डे कब मनाया जाता है, तो आएगा 16 जुलाई। 16 जुलाई सेलिब्रेटेड एज ICAR डे ड्यू टू इट्स एस्टेब्लिशमेंट डे, है ना। तो ICAR को फिर से देखते हैं। ICAR वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ, तो आएगा कौन सी कमीशन? रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1926। ICAR was established in 1929, 16th July 1929, and 16th July is celebrated as ICAR Day. आगे बढ़ते हैं। Its प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। ठीक है,
पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला। और पहले सेक्रेटरी कौन थे? एस.ए. हैदरी। क्या नाम है? एस.ए. हैदरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जो आईसीआर के बारे में बात चल रही बेटा, ये आईसीआर के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला। और पहले सेक्रेटरी कौन थे? एस.ए. हैदरी। ठीक है, पहले डीजी नहीं बनते थे, डीजी बाद में बनने लगे। डीजी कब बनने लगे ये बात भी हम पढ़ेंगे, हमें याद रखना है लेकिन, है ना, कि पहले प्रेसिडेंट कौन है? हबीबुल्ला। और पहले सेक्रेटरी कौन है? हैदरी। देखो आगे आएगा। इन मार्च 1946 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इंपेरियल इनटू इंडियन। ठीक है, इंपेरियल को काय में बदल दिया? इंडियन। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं कि इंपेरियल से काय में बदल जाता है? इंडियन में बदल जाता है। तो आईसीआर भी बदल गया। आईसीआर कब बदला? 1946 में। जो बना कब था? 1929। इन 1966 आईसीआर वाज रिकंस्टिट्यूट इनटू फुल ऑटोनोमस बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन दो तरह से आता है कि आईसीआर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929 एंड आईसीआर बिकम ऑटोनोमस बॉडी इन 1966। आईसीआर बना कब? तो 1929 में। और वो फुल ऑटोनोमस बॉडी कब बना? 1966, 1966 में। अब जब ये फुल ऑटोनोमस बॉडी बन गया तो इसके कौन बनने लग गए? डीजी। तो हम फिर प्रश्न आ जाता है कि फर्स्ट डीजी कौन थे? तो डॉक्टर बीपी पॉल। कौन थे? बीपी पॉल। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 1966 में आईसीआर को ऑटोनोमस बॉडी का अधिकार मिल गया और उसके डीजी बनने लगे। और पहले डीजी कौन थे? डॉक्टर बीपी पॉल। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको याद करते हैं। फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, आईसीआर के पहले डीजी कौन थे? तो पहले डीजी कौन थे? बीपी पॉल, डॉक्टर बीपी पॉल। दूसरी बात याद करते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट अभी हमने लर्न करा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीबुल्ला। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आईएआरआई, ये अभी हम याद करके गए थे, पहले डायरेक्टर कौन थे? ये आईएआरआई की बात हो रही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, आईसीआर की बात नहीं हो रही। आईएआरआई, आईएआरआई के पहले जो डायरेक्टर थे कौन थे? बी विश्वनाथ। और अभी कौन है? अभी के भी याद रखना है बेटा, ए.के.सी। डॉक्टर तो होंगे ही, डॉक्टर ए.के.सी। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीआर। ठीक है, अभी कौन है? तो ये अभी कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, टी महापात्रा आपने लिख रखा है। ठीक है, अभी डीजी कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। अब एक चीज ये हमें थोड़ी सी याद रखनी है बेटा, जो डीजी होता है आईसीआर का, मैं धीमे धीमे इस बात को बोल रहा हूँ, जो डीजी होता है आईसीआर का वो सेक्रेटरी भी होता है डेयर का। अब ये डेयर क्या है? डेयर हमने पता करा था, कल पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये डेयर कब बना? तो ये बना 1973 में। अब कोई लोग पूछेंगे कि ये डेयर क्या आईसीआर से अलग है? नहीं, आईसीआर के अंदर ही आता है, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, डेयर ऑफ आईसीआर, है ना। ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा बना दिया उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के लिए। तो अपने को याद रख लेना है कि डेयर कब बना? 1973 में। इसके सेक्रेटरी और डीजी आईसीआर के दोनों एक ही होते हैं। अभी कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। आगे बढ़ते हैं, पीछे चलो। हाँ, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो डीजी बात अलग है और प्रेसिडेंट बात अलग है। तो प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट आईसीआर के कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर आईसीआर के प्रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है। क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि जो भी कृषि मंत्री बन गया वो खुद से प्रेसिडेंट तो बन ही जाएगा आईसीआर का। ठीक है, तो आपको क्या बनना पड़ेगा आईसीआर के प्रेसिडेंट बनने के लिए? अगर आप खुश हो रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा आईसीआर का, तो ठीक है, बन जाइए। उसके लिए आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? कृषि मंत्री। ठीक है, अभी कौन बन गए भैया? अभी है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, कृषि मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं। कहाँ से? मुरैना से। ठीक है, तो अपने लिए बधाई की बात है, मध्य प्रदेश की ही है ये। ठीक है, दूसरी बात हमें इसमें याद रखनी है कि ये एक और मिनिस्ट्री के भी हैं। कौन सी? रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो हमें दोनों याद रखने हैं। हमारे कृषि मंत्री कौन है?
नरेंद्र सिंह तोमर। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर भी अभी कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर जी के पास 3 चार्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कल भी हम पढ़ चुके थे कि 1901 से 1905 में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए, है ना। 6 एग्रीकल्चर कॉलेज वर एस्टेब्लिश। डेट वर इन पूना, कानपुर, साबोर, नागपुर, लायलपुर, है ना। लायलपुर आजकल पाकिस्तान में। एंड कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमें याद रख लेना है। वो कोडिंग हमारी थी, तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? पुणे, कानपुर, साबोर, नागपुर, लायलपुर, ठीक है, और कोयम्बटूर। ये 6 जगह पर पहले 5 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए। पहले एग्रीकल्चर कॉलेज खुले थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी बाद में खुली है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्स स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाज फर्स्टली स्टार्टेड एट साबोर, भागलपुर, बिहार। देखो, साबोर में विद्यालय तो खोल दिया, कृषि महाविद्यालय। पढ़ाया क्या? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सबसे पहले क्लासेस कहाँ चालू हुई? साबोर, भागलपुर, बिहार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉइंट इंडो अमेरिकन टीम, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट पंतनगर इन 1960. At the time, the chief minister of Uttar Pradesh was Pandit Govind Ballabh Pant. In India, there were 64 state agriculture universities and 3 central agriculture university. देखो, पीछे चलते हैं। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा कि पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी? हमें याद रख लेना है 1960। ठीक है, कौन सी? नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, GBPUAT, है ना, ऐसा ही है कुछ। गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। GBPUAT बनी, UAT है वो। ठीक है, तो किन के नाम पर है? ये गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। ठीक है, हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत तो कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, तब केवल उत्तर प्रदेश था। बाद में ये उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड में भी ये मुख्यमंत्री बने। तो हमें इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है, हमें केवल इतना याद रखना है कि पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1960 में। नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। अब आज की बात करें तो आज हमारे पास कितनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है और 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी और जितने भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इनके बारे में डिटेल बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। इस पे आ जाते हैं। IRRI, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं IRRI के बारे में। IRRI ये क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर था ये? मनीला, फिलीपींस। बच्चों में था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अब जगह इसकी बदल गई है। कब स्टेब्लिश हुआ ये भी याद रखना है हमें, 1960। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। अपने को क्या याद रखना है कि IRRI वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 एट मनीला, फिलीपींस। अब जगह बदल गई है, जगह कहाँ हो गई? लॉस बेनोस। याद रखना है बेटा, लॉस बेनोस। ठीक है, अब है कहाँ पर स्थित है? लॉस बेनोस। जगह, कंट्री वही है, फिलीपींस। पहले भी कहाँ पर था? फिलीपींस में। ठीक है, तो हमें याद रखना है IRRI फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर था? मनीला, फिलीपींस में। अब कहाँ है? लॉस बेनोस। लॉस बेनोस, फिलीपींस। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1960। अच्छा, इससे एक और अपना इंस्टीट्यूट रिलेटेड है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। अब तुम कहोगे ये इसमें क्या अंतर बेटा? ये इंडियन लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है। आगे बढ़ते हैं। सिमिट, ये बहुत मजेदार इंस्टीट्यूट है। सिमिट, इसका असली फुल फॉर्म जो है अलग है। ठीक है, ये जो है मैक्सिकन वर्ड है, क्योंकि सिमिट इज इन मैक्सिकन वर्ड विच डिनोट्स। ये हमें याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। ठीक है, कहाँ पर है ये? मैक्सिको में। और कब स्टेब्लिश हुआ? 1966। तो क्वेश्चन आता है IRRI कब स्टेब्लिश हुआ? तो 1960। और सिमिट अगर पूछता है हमसे तो कब स्टेब्लिश हुआ? 1966। ठीक है, सिमिट का फुल फॉर्म अलग है और मीनिंग अलग है। फुल फॉर्म तुम्हें देखना है ना, ठीक है, क्या है देख के बताना मुझे। और अपने को क्या याद रखना है? उसका मीनिंग क्या? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। आगे बढ़ते हैं।
द टर्म एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सब्जेक्ट आर डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स। हाँ, एक ये नया टॉपिक है, हम आगे चलते हैं नए टॉपिक की तरफ कि कौन सी टर्म कहाँ से निकली है। कुछ टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम उन पर ज्यादा जो है फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे जो टर्म हमने डिस्कस नहीं करी है। एग्रीकल्चर कर चुके हैं, सबको पता है एग्रीकल्चर किस भाषा से आया है, लैटिन भाषा से। एगर मतलब क्या है, सोइल, और कल्चरा मतलब क्या है, कल्टीवेशन। आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी भी डिस्कस कर चुके हैं। एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब है फील्ड और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर ये हमने डिस्कस नहीं किया है, लेटिन वर्ड है बेटा, जितने भी कल्चर वाले वर्ड है वो सब लेटिन से आते हैं। हॉर्टस से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब क्या होता है, गार्डन। एंड कल्चर का मीनिंग क्या होता है, कल्चर मतलब ग्रोइंग यानी गार्डन। अब गार्डन से मतलब क्या बेटा, फ्रूट क्रॉप से है यहाँ पर, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट क्रॉप इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो हमें याद रखना, फल वाली फसलों को का उगाना क्या कहलाता है, उद्यानिकी कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर में अंदर आते हैं पोमोलॉजी। एग्जैक्ट पोमोलॉजी सही वर्ड है किसके लिए, केवल फ्रूट के लिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ओलेरिकल्चर भी आएगा, ठीक है, फ्लोरिकल्चर भी आएगा। तो पोमोलॉजी पे आ जाते हैं। ये बहुत मजेदार शब्द है, ये लेटिन ग्रीक भाषा का शब्द है। देखो इसमें दोनों चीज है, लेटिन वर्ड भी है और ग्रीक वर्ड भी है। अब अगर हम केवल हमारी कोडिंग की तरफ ध्यान देंगे कि इसमें तो लॉजी लगा है तो ये तो केवल ग्रीक शब्द है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो आगे जो वर्ड लगा हुआ है वो वर्ड क्या है, पोमम। पोमम जो वर्ड है वो किस भाषा का है, लेटिन। और जो लॉजी या लॉजी शब्द जो है वो किस भाषा का है, ग्रीक का। तो ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। हमें याद रखना है कि पोमोलॉजी किस शब्द किन दो भाषा से मिलकर बना है, लेटिन और ग्रीक से। इसमें जो पहला वर्ड है वो लेटिन है, उस वर्ड का नाम क्या है, पोमम। पोमम का मतलब क्या होता है, फ्रूट। और ग्रीक वर्ड जो लॉजी है, लोगस का मतलब क्या आता है, कल्चर या कल्टीवेशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉजी और नोमी का मतलब अलग अलग हो जाता है, डिस्कोर्स और साइंस भी होता है, मतलब वही कल्टीवेशन साइंस। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर समझ में आई गया, कल्चर लगा है तो कौन सा शब्द होगा, लेटिन वर्ड होगा, ओलेरिस से बना है। अब कुछ ये हम ये गलत सोच लेते हैं कि ओलेरिस का मतलब जैसे अगर पोमम का मतलब फ्रूट हुआ वैसे ओलेरिस का मतलब वेजिटेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वेजिटेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, पोट हर्ब। पोट हर्ब मतलब मटके में उगाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे, इसका मतलब ये है। हमें याद रखना है ओलेरिकल्चर किस भाषा से आया है, लेटिन। और किस वर्ड से आया है, ओलेरिस। ओलेरिस का मतलब क्या है, पोट हर्ब। और वही कल्चर का मतलब क्या है, कल्टीवेशन। और इट इंक्लूड्स वेजिटेबल साइंस या कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। सब्जी का उत्पादन क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो ओलेरिस शब्द है उसका मतलब सब्जी है, ओलेरिस शब्द का मतलब क्या है, पोट हर्ब। आगे बढ़ते हैं। सोइल, सोइल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मृदा नहीं तो खेती नहीं, तुम्हें पता ही, ठीक है। सोइल किस भाषा का शब्द है बेटा, लेटिन भाषा का शब्द है। किस वर्ड से बना है, सोलम से। और सोलम का मतलब क्या होता है, ग्राउंड। ग्राउंड ना देकर फ्लोर भी लिख सकता है ना, या सतह, ठीक है। तो मृदा, मृदा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सोलम शब्द से। सोलम किस भाषा का है, लेटिन भाषा का। और उसका मतलब क्या है, तो है ग्राउंड या फ्लोर या सतह। चले आगे बढ़ते हैं। मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मानसून। मानसून आ गया है, कब आता है मानसून, हमारे इधर लेट आता है, 15 से 16 जून को आता है। पर मानसून की शुरुआत कब हो जाती है, 1 जून। कहाँ से होता है, कहाँ से चालू होता है, केरल से। कौन सा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। दो होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, है ना। मेन मानसून जो है कौन है, साउथ वेस्ट मानसून। कहाँ से आरंभ होता है, केरल से। कब, 1 जून को, ठीक है। अभी तुम न्यूज में देख भी रहे होंगे, 1 जून को आरंभ हो जाता है। हमारे इधर कब तक मानसून आ जाता है, 15-16 जून, यानी तैयार है, आने वाला है। मानसून के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेबिक शब्द है ये, इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि अभी तक जितने शब्द हमने पढ़े वो सब या तो लेटिन से है या ग्रीक से है, पर मानसून एक ऐसा शब्द है जो अरेबिक है। अरेबिक शब्द है, किस शब्द से आया है, मौसिम। मौसिम शब्द से आया है, मतलब उसका क्या है, सीजन है। क्या मतलब है उसका, सीजन। अब मानसून की बात हो रही है तो मानसून का मतलब क्या हो गया, सीजन। तो अब अगर हमसे पूछता है कि हमारे यहाँ कितने सीजन है, तो हमें पता है 3 है, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। कितने सीजन है, 3, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आता है कि मेजर सीजन कौन से, तो बेटा केवल कौन कौन से हैं, खरीफ और रबी। क्योंकि जायद में हम जो है कुछ सब्जियां उगा पाते हैं, बाकी जो है फेलो लैंड रहता है, फेलो लैंड यानी पड़ती, ठीक है, खाली पड़ी रहती है हमारी जमीन। क्यों पड़ी रहती है, सबको पता है, पानी नहीं रहता गर्मी में, ठीक है।
तो मानसून पे वापस चलते हैं। मानसून, ठीक है, अभी कौन सा मानसून आने वाला है? साउथ वेस्ट मानसून। मेजर रेन जो हमारे यहाँ होता है, मुख्य वर्षा जो किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। कहाँ से आता है? सबसे पहले केरल से। कब? 1 जून। हमारे इधर कब आता है? 15 से 16 जून में, ठीक है। और मानसून किस भाषा का शब्द है? अरेबिक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या है? मौसम या सीजन। अब सीजन हमने पढ़े खरीफ, रबी और जायद। हम 2 मेन सीजन है, कौन कौन से है? खरीफ, रबी, ठीक है। वैसे 3 सीजन है। कितने सीजन है? नंबर बोलेगा तो खरीफ, रबी और जायद। और मेजर सीजन बोलता है तो हमें 2 याद रखने हैं, खरीफ और रबी। खरीफ भी बेटा अरेबिक शब्द ही है। खरीफ का मतलब क्या होता है? अपन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। खरीफ, ठीक है। खरीफ कैसा वर्ड है? अरेबिक वर्ड है ये भी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऑटम। रबी, रबी भी अरेबिक वर्ड है। रबी का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग। क्या होता है? स्प्रिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, ट्रक गार्डनिंग। ट्रक, 2 लड़के कह रहे हैं कि हाँ ट्रक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भैया। ट्रक क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। फ्रेंच वर्ड है, स्टार लगा लेना, ये अकेला ही एक फ्रेंच वर्ड हमें पढ़ने को मिलेगा, ट्रक गार्डनिंग। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रक गार्डनिंग या ट्रक कौन सा शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, किस शब्द से मिलकर बना है? टोर। मतलब क्या होता है? बार्टर और एक्सचेंज। एक्सचेंज समझते हो ना, आदान प्रदान, है ना। तो हमें याद रखना है ट्रक गार्डनिंग किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। किस शब्द से आया है? टोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेमाटोड, ठीक है। नेमेटोलॉजी आगे एक जो है पूरा सब्जेक्ट आएगा। नेमाटोड किस भाषा का शब्द है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसमें देखना नेमा, नेमा का मतलब क्या होता है? थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, ठीक है। और टोइड, टोइड मीनिंग होता है, आगे बढ़ते हैं, टोइड का मतलब होता है फोम। पीछे चलते हैं, पीछे चलिए, हाँ और आगे, पीछे पीछे आगे, एक और आगे, हाँ ठीक। ग्रीक वर्ड नेमा, नेमा मतलब क्या होता है? थ्रेड। और टोइड मतलब क्या होती है? फोम, यानी धागे के जैसे जो जीव हैं, धागे समान जो है वो क्या कहलाते हैं? नेमाटोड कहलाते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नेमाटोड। हम इतना अंदर याद ना भी रखे तो हम ये याद रख लेते हैं कि नेमाटोड जो है किस भाषा का है? ग्रीक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी कौन सा वर्ड है बेटा? पेडोन। पेडोन मीनिंग सोइल और अर्थ। जब हम सोइल पढ़ेंगे तो हम 2 शाखाएं पढ़ेंगे, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पर अभी हम थोड़ा सा याद रख लेते हैं, फादर ऑफ सोइल कौन है? डाकुचेव, सबको पता है ना। और फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कौन है बेटा? डाकुचेव। फादर ऑफ टीलेज मैंने अभी बताया था, कौन थे? जेथरो टूल। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? अभी आपको बताया था, पीटर डिग्रेज, है ना। मार्केट, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इकोनॉमिक्स में ये आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कौन सा शब्द है? ये लेटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लेटिन। कौन से वर्ड से बना है? मार्केटस। किस वर्ड से बना है? मार्केटस। मार्केटस मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ ट्रेड, ट्रैफिक और मर्चेंटाइज, मतलब व्यापार का क्षेत्र, ठीक है। मार्केट यानी बाजार, बाजार में क्या होता है? व्यापार होता है। तो मार्केट किस भाषा से आया है? लेटिन। और किस शब्द से निकला है? मार्केटस से, जिसका मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार की जगह। क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्रेडिट डेबिट तुम्हें पता ही है ना, बैंक में तुम देखते होंगे डेबिटेड, क्रेडिटेड। क्रेडिटेड यानी जमा होना और डेबिटेड यानी आपके खाते से पैसे निकलना। पर यहाँ पर क्रेडिट का ऐसा मतलब नहीं है। क्रेडिट का मतलब ये नहीं है जमा होना, है ना, खर्च होना। क्या मतलब है? लेटिन भाषा से ये निकला है। लेटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? क्रीडो। क्रीडो मतलब होता है आई ट्रस्ट यू, यानी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो हमें याद रखना क्रेडिट किससे आया है? लेटिन से, ठीक है। और क्रेडिट लेटिन से आया है, और लेटिन के किस शब्द से आया है? क्रीडो से, जिसका मतलब क्या होता है? आई ट्रस्ट यू। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी, सोसाइटी भी लेटिन शब्द है बेटा, ठीक है। सोसाइटस से आया है, इसका मतलब क्या होता है? सोशियस मीनिंग कॉमरेड या फ्रेंडली, ठीक है। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना व्यवहार है ना, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं तो क्या कहला जाती है? वो सोसाइटी कहलाती है। तो सोसाइटी किस शब्द किस भाषा से आया है? लेटिन से आया, ठीक है। और कौन से शब्द से आया है? सोसाइटस।